हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। पीटी 365 का ये पार्ट नंबर 5 होगा। पॉलिटी की पीटी 365 हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और अगर आपको कोई डाउट या फिर चीज़ है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 जो कि पास हुआ है, इसके बारे में। वाई न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 को, जो कि अब एक एक्ट बन चुका है। ओके, की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, देखते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे, एक सिलेक्शन कमेटी होगी। और ये सिलेक्शन कमेटी के बारे में दिया हुआ है। सिलेक्शन कमेटी किस में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा एज चेयरपर्सन, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, अगर नहीं है कोई तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगा लोकसभा में जो भी होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा और उसे नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, एक सर्च कमेटी भी होगी जो नाम सर्च करके देगी, उन पे लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इंसान है जो सीईसी बनेगा या फिर ईसी बनेगा। ओके, सर्च कमेटी में कौन होगा, इसे हेड करेगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड वो एक प्रिपेयर करेगा पैनल 5 पर्सन्स का फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिस पे कंसीडर करेगी सिलेक्शन कमेटी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीईसी एंड ईसीस के लिए। पर्सन्स हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ऐसे लोग जिन्होंने होल्ड किया है रैंक ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट को या फिर होल्ड कर रहे हैं। ओके, ऐसे लोग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लोगों को बनाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। और क्या दिया हुआ है, वो पर्सन्स जो है इंटेग्रिटी होनी चाहिए उनमें, जिनके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट करने का एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का, वो लोग बन सकते हैं। सैलरी क्या होगी, इनकी सैलरी इक्वल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगी। टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो 6 साल के लिए अपने ऑफिस में रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम्स हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में आएंगे तब से, या फिर उनकी एज 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। ओके, जो भी जल्दी आ जाएगा, मान लीजिए 6 साल पहले ही कंप्लीट हो गए, 65 साल के नहीं हुए, तो फिर वो रिज़ाइन करेंगे वहाँ से। एंड अगर 65 ईयर्स के हो गए हैं लेकिन 6 ईयर्स उनके कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी उन्हें रिज़ाइन करना होगा, जो भी जल्दी आ जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। ओके, और अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है उसे अपॉइंट कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाद में, ओके, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स, उसका जो कंबाइंड ये टर्म होगा एज इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये 665 वाला जो क्राइटेरिया है, 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एज वाला, ये फुलफिल करेगा एज अ होल। ओके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑल बिजनेस ऑफ द, जो भी बिजनेस होगा इलेक्शन कमीशन का, इज टू बी कंडक्टेड यूनानिमसली, वो कंडक्ट होगा यूनानिमसली। एंड इन केस ऑफ अ डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस है ओपिनियन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के किसी भी मैटर पे, इट शैल बी डिसाइडेड थ्रू द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन मैनर एंड ग्राउंड सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, वैसे ही सेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। ओके, एंड ईसी, और एक इलेक्शन कमिश्नर कब रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, मे रिज़ाइन एट एनी टाइम, कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें राइटिंग में देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, मे बाई एट एनी टाइम बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। आर्टिकल 324 बोलता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, ऑटोनॉमस है, इस पर किसी का हक नहीं चलता। ओके, ये एडमिनिस्टर क्या करता है, यूनियन एंड स्टेट इलेक्शंस को एंड द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके जो इलेक्शन होते हैं उनको भी यही कराता है। ठीक है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या बोलता है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो एम्पावर्ड है टू अपॉइंट सीईसी एंड ईसी, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं बाकी के, उन्हें
प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इट एम्पावर्स, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे अदर देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वहाँ पे नंबर नहीं डिसाइड किया गया था, मेजॉरिटी कैसे होगी, मेजॉरिटी होगी कितने लोग वहाँ पे हैं वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट। सो यहाँ पे एक केस है अनूप ब्रनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं विल बी चूजन बाई अ कमिटी, एक कमिटी से चूज़ किए जाएंगे कंप्राइजिंग कौन कौन होगा उसमें, प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट जो है वो होगा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट हमने एक्ट लाया उसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। ओके, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो आई थी उसके बेसिस पे बोला। टिल दिस एससी रूलिंग, इस एससी रूलिंग से पहले इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म। सो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली क्या हुआ, द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसने ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड लॉ एंड जस्टिस जो है उसने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम था स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। इसके की एस्पेक्ट क्या थे इस रिपोर्ट के, यहाँ पे कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई थी जिसे CR बोलते हैं। इंडिया हैज़ टू टाइप्स ऑफ, इंडिया के पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हैं, दैट इज़ जनरल इलेक्टोरल रूल्स जो कि देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड सेपरेट इलेक्टोरल रूल्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स क्या हैं, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 बोलता है ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करने के लिए द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर ऑल इलेक्शन, सभी इलेक्शंस के लिए, टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होते हैं। ओके, देन आर्टिकल 243K एंड 243ZA क्या बोलता है, ये इंटरेस्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को विद द टास्क, कौन से टास्क से, ऑफ ओवरसीइंग द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस का देखते हैं। ओके, इलेक्टोरल रोल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या बोलता है, द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स जो है फॉर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये गवर्न किया जाता है अंडर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 11B सेक्शन 13D। ओके, देन फॉल एक और एस्पेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, फॉल्स डिक्लेरेशंस ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर इलेक्शन, जो भी लोग फॉल्स डिक्लेरेशन कर देते हैं उनके लिए बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे लीगल सेफगार्ड्स क्या रखे गए हैं, कैंडिडेट्स जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन मस्ट फाइल एन एफिडेविट इन फॉर्म 26, उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना होगा फॉर्म 26 में अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। बाद में कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो फिर देखना पड़ेगा उन्हें। ओके, फिर डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर फॉल्स वहाँ पे रख दे इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेक्शन 33A अंडर RPA 1951 क्या बोलता है, ये रिक्वायर करता है कैंडिडेट को टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, उसे डिस्क्लोज करनी होगी इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं फ्रेम्ड किए गए हैं बाई अ कोर्ट अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, फॉर ऑफेंसेस पनिशबल बाई मोर देन 2 years इम्प्रिजनमेंट, जो ऑफेंसेस हैं जिसमें 2 years से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, एंड एनी कन्विक्शंस, और अगर कोई कन्विक्शन रहा है रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year और मोर, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हुई है 1 या उससे ज़्यादा साल की। ओके, सेक्शन 125A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो क्या बोलता है, ये डील करता है विद पेनल्टीज़, अगर कोई पेनल्टीज़ है फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो अगर पेनल्टी लगेगी अगर उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में। देन यहाँ पे कंबाइंड नेक्स्ट पेज से दिखाता हूँ आपको, ये कम्प्लीटली है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 84 बोलता है मिनिमम 25 years इन लोकसभा एंड 30 years इन राज्यसभा, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी सिंपल है, हमेशा यही तो पढ़ते हैं हम लोग बेसिक्स में। एंड सिमिलरली स्टेट्स के लिए भी होता है, आर्टिकल 173 बोलता है अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपीयर होना है, MLA बनना है तो फिर 25 साल, और MLC बनना है तो 30 years होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे थर्ड टॉपिक आता है हमारा, ये है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी सेटअप की है अंडर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद के अंडर, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस और वन नेशन वन इलेक्शन, ये देखने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की कितनी फिजिबिलिटी है, कराए जा सकते हैं या नहीं। ओके, उसके लिए तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं,
ये एम्ड है कि इनका मतलब है कि सिंक्रोनाइज कर दें इलेक्शंस को स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, म्यूनिसपैलिटीज़ एंड पंचायत के एक साथ कराने के लिए, ओके, सच दैट वोटर्स इन पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट ऑन द सेम डे। आप जिस दिन वोट कर रहे हो, तो सिमिलरली स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन है, आप एमएलए को कर रहे हो, एमएलसी को कर रहे हो, पंचायत में जो खड़ा है उसको भी कर रहे हो, ओके, तो सभी का साथ में। इट डज़ नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शंस नीड टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। ऐसा नहीं कि सब जगह पे पूरे देश में वोटिंग एक ही साथ में है, बट जैसे फेस वाइज में मैनर में होता है ना, कि आज एक जगह पे वोट पड़ रहे हैं, कल दूसरी जगह पे पड़ रहे होंगे, वैसे होगा जैसे कि अभी भी होता है। बट जब आप वोट डालने जाओगे तो एमएलसी को भी डालोगे, एमएलए को भी डालोगे, लाइक दैट, ओके, एमएलए हो गया, एम और एमपी हो गया, सभी को साथ में डालोगे, ये बात की जा रही है। एमएलसी को वोट सभी को अलाउड नहीं होता है डालने को, ओके। इट कैन बी कंडक्टेड, ये फेज वाइज मैनर में कंडक्ट किया जाएगा एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, प्रोवाइडेड वोटर्स इन अ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ द स्टेट असेंबली एंड लोकसभा ऑन द सेम डे, जैसा कि बताया मैंने। साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द नॉर्म अंटिल 1967। साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे पहले 1967 तक, बट क्या हुआ, फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1968 एंड 69। 1968 एंड 69 में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी वो डिसॉल्व हो गई, एंड दैट ऑफ लोकसभा की भी डिसॉल्व हुई इन 1970। एंड देन इलेक्शंस टू स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट हैव बीन हेल्ड सेपरेटली, और तब से अलग अलग होते हैं इलेक्शंस, ओके। उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक आइडिया प्रपोज किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा 1983 में, ओके। इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ओके। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया था ये आइडिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कुछ हैं रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जैसे कि आर्टिकल 83 बोलता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 85 ये सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जो हो गए, मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए एंड सो ऑन, ये सब बताता है। प्रोपिगेशन, डिसोल्यूशन। आर्टिकल 72 ये सेम चीज़ें बात करता है, आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 174 स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में, ओके। देन आर्टिकल 356 है जो बताता है प्रोविजंस हैं जिसमें इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, ओके, ये एक टाइप की इमरजेंसी होती है, आप अगर जानते हो तो। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब, ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, एक रिपोर्ट जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 रिलीज़ की गई है, ओके। न्यूज़ में और क्या था, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई, रिपोर्ट किसने रिलीज़ की थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दैट इज़ ADR, एंड नेशनल इलेक्शन वॉच। ADR कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में। एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स ने इस्टेब्लिश किया था जो कि IIM अहमदाबाद के थे, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देन इन्होंने क्या बताया कि केरला जो है उसके उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ MPs हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। देन उसके बाद बिहार के आते हैं MPs, एंड देन महाराष्ट्र के। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन जो होता है क्रिमिनल्स का, लॉ ब्रेकर्स का एंड करप्ट इंडिविजुअल्स का इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम, जो आके बैठ गए हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। देन वेरियस कमिटीज़ हैं या फिर कमीशंस हैं ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी बात करते हैं यहाँ पे। NN वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में आई थी, ये बताती थी, स्टेट किया इसने, दैट द नेक्सस जो है बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, वो काफ़ी क्लियरली बाहर आया है कंट्री में, ओके। अदर कमीशंस कौन से हैं जो रिलेट करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से, ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001, एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC, सेकेंड ARC, ओके, एट्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है लीगल सेफ गार्ड्स जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्विक्टेड कैंडिडेट। क्या लीगल सेफ गार्ड्स हैं, देखते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये बोलता है कि कोई भी लॉ मेकर जो है उसे अगर सेंटेंस किया गया है 2 years तक के या फिर उससे ज़्यादा के जेल टर्म को, तो वो डिस्क्वालीफाई रहता है उस टाइम पीरियड के लिए जितने के लिए वो जेल में है, एंड प्लस 6 years के लिए, ओके, आफ्टर रिलीज। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलता है, पहली बात ये बता देता हूँ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस सेक्शन को, सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था। ये अलाउ करता था कन्विक्टेड MPs, MLAs एंड MLCs जो है कि वो अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू कर सके, प्रोवाइडेड दे अपील, अगर उन्होंने अपील कर दी है, जब उनके खिलाफ केस हुआ तो 3 months के अंदर उन्होंने अपील कर दी उनके केस के अगेंस्ट, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया इस केस ने, ओके। देन यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002, ये एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला
दैट इलेक्टर्स हैव अ फंडामेंटल राइट, इलेक्टर्स के पास एक फंडामेंटल राइट है कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाए एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स की, पास्ट क्या रहा है कैंडिडेट्स का, क्या खिला के आए हैं, राइट दैट ओके। देन PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004 में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट सेक्शन 33B जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वाइड है ओके। ये क्या बताता था, द सेक्शन अलाउड कैंडिडेट्स, अलाउ करता था कैंडिडेट्स को टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ओनली अंडर द एक्ट, सिर्फ एक्ट के अंडर ही इन्फॉर्मेशन दें ओके। तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड बताया, खुल के आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो पब्लिश करें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके कैंडिडेट्स का वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे एंड न्यूज़पेपर्स में ओके। राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा केस 2020, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि रिपोर्ट करे वो सुप्रीम कोर्ट को वापस कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है उसके खिलाफ, कि कंप्लायंट है पॉलिटिकल पार्टी या नहीं है इलेक्शंस के लिए ओके। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्टोरल फंडिंग। सो ये न्यूज़ में क्यों था, वाई इन न्यूज़, रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि वो सबमिट करे डेटा जो भी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि रिसीव किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ टिल September 30, 2023 तक का ओके। और क्या था न्यूज़ में, 2019 में वाइल हियरिंग द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पिटीशन अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये एक पिटीशन थी अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसने ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा, बोला कि सबमिट करें डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, सेम चीज़ ओके। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिवील किया था पहले कि सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ऐसी हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं जो कि नेसेसरी हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए ओके। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, ये क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स होते हैं या फिर मनी इंस्ट्रूमेंट आप बोलो, दैट कैन बी परचेज, जो कि परचेज किए जा सकते हैं बाई कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इंडिया में फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेज, जो कि ऑथराइज्ड ब्रांचेज होती हैं वहाँ से ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके। ये अनाउंस किए गए थे यूनियन बजट 2017-18 में। ये कैसे सोल्ड किए जाते हैं, इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ओके, इसके मल्टीपल्स में सोल्ड किए जाते हैं। कैसे परचेज किए जाते हैं, ये परचेज किए जाते हैं थ्रू अ KYC कंप्लाइंट अकाउंट, अगर नहीं है KYC कंप्लाइंट तो नहीं कर सकते परचेज वहाँ से ओके। टू मेक डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई कैप नहीं है कि कितने आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो किसी भी पर्सन पे या फिर कंपनी पे ओके। सिर्फ ये 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं, परचेज किए जा सकते हैं कौन से मंथ्स में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, हर 3 महीने बाद ओके। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो कैरी आउट कैसे किए जाते हैं, या तो चेक्स के फॉर्म में या तो डिजिटली ओके। जो आइडेंटिटी होती है डोनर्स की वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, जिससे कि रिड्यूस किया जा सके रिस्क ऑफ रिटेलिएशन और इंटिमिडेशन की, बाद में पॉलिटिकल पार्टी ये ना बोले कि आपने तो हमें नहीं दिया था तो हम आपके लिए कुछ भी क्यों करें, राइट। देन यहाँ पे अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, डिस्कस करते हैं एक करके। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है नेशनल पार्टी स्टेटस के बारे में। ये हुआ क्या है, साइट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइट किया इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जो कि बताता है कि क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर रिकॉग्निशन एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी, नेशनल और स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 6 अब नेशनल पार्टीज़ हो चुकी हैं। वो कौन सी हैं, भारतीय जनता पार्टी है BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP एंड आम आदमी पार्टी। सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज़ ही हैं अभी तक इंडिया में ओके। कैसे एक पार्टी का स्टेटस नेशनल पार्टी की तरह डिसाइड होता है, ये कई क्राइटेरिया, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। वोट्स इन लोकसभा एंड स्टेट पोल्स के बेसिस पे एक पार्टी जो कम से कम 6% वोट्स सिक्योर करती है इन 4 और मोर स्टेट्स में, इन लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस में ओके। एंड इन एडिशन, और उसके साथ हैव एटलीस्ट 4 मेंबर्स उसके हैं लोकसभा में भी, तो उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। या फिर सीट्स इन लोकसभा जो हैं, इट शुड हैव एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स, 2% टोटल लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, और उसके कैंडिडेट्स 3 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में होने चाहिए ओके। देन
वो एक स्टेट पार्टी भी होनी चाहिए इन एटलीस्ट कम से कम 4 स्टेट्स में। तो ये क्राइटेरिया दिए गए हैं नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए। बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पार्टी स्टेटस क्या हैं, क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको अगर नेशनल पार्टी बन गए? एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, एक रिजर्व सिंबल मिल जाएगा आपको टू इट्स कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया। नीड ओनली 1 पर्सन टू प्रपोज अ कैंडिडेट, सिर्फ 1 पर्सन की आपको ज़रूरत होगी नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए, ओके, अदरवाइज दूसरों को ज़्यादा लगते हैं। गेट ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज़, आपको ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती है और आकाशवाणी या दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस, ओके। आपके पास स्टार कैंपेनर्स 40 हो सकते हैं, वाइल अदर्स जो बाकी के होते हैं उनके पास सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स ही हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं। सो ये स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इश्यू की है एक एडवाइजरी सारी स्टार कैंपेनर्स को कि वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कन्फाइनमेंट में रहें, उसके अंडर रहें, ओके। तो यहाँ पे स्टार कैंपेनर्स के बारे में डिटेल दी गई है, क्या होते हैं ये। दे आर नॉमिनेटेड बाई पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हें नॉमिनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन करने के लिए इन ईच सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक सेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए। कोई लॉ नहीं है जो गवर्न करता है कि कौन स्टार कैंपेनर बन सकता है या फिर कौन नहीं बन सकता है, ओके। लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स जो होती है वो कम्युनिकेट की जानी चाहिए, मस्ट है ये कि कम्युनिकेट की जाए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कितने टाइम में? विद इन अ वीक फ्रॉम इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट, जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट आई 1 सप्ताह के अंदर, अंडर सेक्शन 77 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, अदर अनरिकॉग्नाइज बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 स्टार कैंपेनर्स, हमने ऊपर पढ़ लिया, ओके। देन यहाँ पे पोल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेक्शन 77 क्लॉज 1 ऑफ आरपीए बोलता है देयर ट्रैवल, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनका ट्रैवल बाय एयर हो या फिर कोई भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, जिससे कि वो जबकि वो प्रोपिगेट करें अपना प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टी का, वो काउंट नहीं किया जाएगा एज एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट, वो एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टी होगा एज अ होल, ओके। देन यहाँ पे फ्रीबीज की बात की गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है CBIC, उसने एक चीज़ इशू की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है टू लिमिट द यूसेज ऑफ फ्रीबीज, कि लिमिट किया जा सके यूजेज ऑफ फ्रीबीज का एंड लिक्वर का टू अट्रैक्ट वोटर्स, कि वो अट्रैक्ट करने के लिए वोटर्स को फ्रीबीज एंड लिक्वर प्रोवाइड ना करें, राइट। आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है, फ्रीबीज क्या होती हैं? फ्रीबीज को अगर डिफाइन करें तो ये ऑफरिंग्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, इरेशनल ऑफरिंग्स, ओके, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोमिस के जरिए, कि हम आपको प्रेशर कुकर दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे, टेलीविज़न सेट्स दे देंगे फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी चार्ज के। तो ये फ्रीबीज होती हैं, ओके। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एम करता है टू प्रिवेंट सस्पिशियस कैश, जिससे वो प्रिवेंट कर सके सस्पिशियस कैश, पैसे दे के भी वोट खरीदे जाते हैं, ओके। इलिसिट लिक्वर, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, फ्रीबीज एंड स्मगल्ड गुड्स, ये सब ये प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग असेंबली एंड जनरल इलेक्शंस। की हाईलाइट्स क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की? जीएसटी एंड कस्टम ऑफिसर्स जो होंगे वो मॉनिटर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल और कैश फॉर अल्योरिंग प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, कि जो वोटर्स होते हैं उन्हें अपने आप इन चीज़ों की वजह से ना खींच लो आप, राइट। देन सेटिंग अप फ्लाइंग स्क्वाड्स को सेटअप किया जाएगा, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी होंगी जो कि व्हीकल चेक करेंगी एंड वेरिफिकेशन करेंगी वेयर हाउसेस का भी। मूवमेंट ऑफ आइटम्स लाइक साड़ीज़ हो गया, पार्टी फ्लैग्स हो गया एट्सेट्रा, जो कि कैंडिडेट से एसोसिएट करता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि बिना किसी ईवे बिल के जा रहा है, वो कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, ओके। देन पोल एक्सपेंडिचर क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। सो पोल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिक्लेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर असेंबली इलेक्शन, जो डिक्लेयर किया जा रहे हैं कैंडिडेट्स असेंबली इलेक्शंस के जस्ट एक वीक पहले, ओके, वीक्स बिफोर, कुछ ही वीक्स पहले, पोल्स अनाउंसमेंट हैज़ एक्सपोज्ड गैप्स, उसने गैप्स शो कर दिए हैं, एक्सपोज कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन के पोल एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग रूल्स में। क्या दिखाया है यहाँ पे? रूल्स जो हैं वो बताते हैं अकाउंटिंग ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में, जो कि वो स्पेंड कर रहे हैं, ओके, कितने पैसे वो खर्च कर रहे हैं फ्रॉम डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एंड नॉट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स। अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स से वो नहीं चेक करते कि कितना स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तब से देखते हैं, ओके। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 क्लॉज 1 क्या बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने, दैट कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो अपने पास एक लेखा जोखा रखें कि कितना खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कब से?
फ्रॉम डेट ऑन विच ही और सी हैज़ बीन नॉमिनेटेड, जब वो नॉमिनेट किए गए हैं, टिल कब तक, टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक। स्पेंडिंग मोर देन मैक्सिमम लिमिट, अगर आपने ज़्यादा स्पेंड किया है लिमिट से ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस जो कि आपको बताए गए थे, इज़ रिगार्डेड एज अ करप्ट प्रैक्टिस, तो वो करप्ट प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 6 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देन यहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी की बात की गई है। सो यहाँ पे मेनली क्या बताया, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, किस लिए, टू ब्रिंग इलेक्टोरल लिटरेसी लाई जा सके क्लासरूम्स में, मीन्स स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। इसके सैलियंट फीचर्स क्या हैं, सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट करना वोटर एजुकेशन को एंड इलेक्टोरल लिटरेसी को इनटू द करिकुलम, और कौन से करिकुलम में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासेस 6 to 12 इन ऑल स्कूल, सारे स्कूल्स में पूरी कंट्री में को। ओके, इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी, कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं इलेक्टोरल लिटरेसी को प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे मेन दो बताए गए हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप प्रोग्राम है। ये क्या बताता है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर एजुकेशन के लिए, वोटर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए वोटर लिटरेसी इन इंडिया। देन इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के बारे में बताया गया है, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं, कैंपसेस, सेटअप इन इंस्टीट्यूट कैंपसेस, ये सेटअप किए गए हैं कहाँ पे, इंस्टीट्यूट के कैंपसेस में अक्रॉस द कंट्री बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर स्वीप कैंपेन। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है टू इंगेज स्कूल स्टूडेंट, जिससे कि स्कूल के स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा सके थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड सेंसिटाइज देम, एंड उन्हें सेंसिटाइज किया जा सके ऑन इलेक्टोरल राइट्स एंड फैमिलियाइज किया जा सके उन्हें विद इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग। यहाँ पे कुछ इलेक्टोरल लिटरेसी क्या इंक्लूड करती है वो दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रिंसिपल इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ जो चल रहे हैं, जो नेशन फेस कर रहा है वो पता होना चाहिए। ओके, ये सब पढ़ाया जाएगा। द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी बताई जाएगी, इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन होते हैं अमंग अदर्स, ये सब बताया जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, दैट इज़ एनकोर की बात की गई है यहाँ पे। देखते हैं ये क्या है। ये इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक डिज़ाइन किया है इन हाउस सॉफ्टवेयर को फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। ओके, कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए थ्रू एनकोर, दैट इज़ इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ये क्या बताता है, ये एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, जिससे कि वो डिजिटाइज कर सकें वोट्स जो पोल हुए हैं उनको, एंड टैबलेट कर सकते हैं राउंड वाइज डेटा, क्या किस राउंड में क्या हुआ, एंड देन टेक आउट वेरियस स्टैचुटरी रिपोर्ट्स ऑफ काउंटिंग। देन उसके बाद कई वेरियस स्टैचुटरी रिपोर्ट्स जो हैं काउंटिंग के वो निकाल सकते हैं। ओके, एक और एप्लीकेशन कॉल्ड एनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये अलाउ करती है रिटर्निंग ऑफिसर्स को टू स्क्रूटनाइज, किस चीज़ को स्क्रूटनाइज करते हैं यहाँ पे, जो नॉमिनेशन फाइल होंगे बाई कैंडिडेट्स ऑनलाइन नॉमिनेशंस को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स। ओके, एंड यहाँ पे बताया गया है कि थ्रू द एनकोर नोडल ऐप एक है, इसके जरिए वेरियस डिपार्टमेंट्स, कई जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक फायर हो गया, एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे फॉर होल्डिंग रैलीज, रोड शोज एट्सेट्रा टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कैंडिडेट्स, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ओके, कोई एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे। देन लास्ट वीवीपैट के बारे में बात की गई है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल के बारे में। ओके, ये क्या बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने डिफेंड किया है ईवीएम वीवीपैट सिस्टम को, एंड बोला है, टर्म किया है कि अ न्यू पेटिशन सीकिंग 100% डेटा, एक न्यू पेटिशन जो थी कि 100% डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए वीवीपैट का ईवीएम से, उसे रिग्रेसिव बताया कि वो बेकार है। ऐसे तो हम पुराने ज़माने में बैलेट पे ही लौट जाएंगे अगर एक एक करके वीवीपैट के वो स्लिप्स को काउंट करने लगे, राइट, काफ़ी न्यूज़ में था। यहाँ पे क्या रूल है, कुछ रूल 56D है एंड रूल 49MA है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में है। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर रिड्रेसल, निवारण ऑफ एनी ईवीएम वीवीपैट प्रोसेस वेरिफिकेशन रिलेटेड कंसर्न्स एक्सप्रेस बाय अ वोटर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये रिग्रेसिव है एंड इस पर कुछ होने वाला भी नहीं है, राइट, क्योंकि ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगे 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ऐसे तो बैलेट पे वापस लौटना बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो लोग। ओके, देन वीवीपैट क्या करता है, ये अलाउ करता है वोटर्स को टू सी अ प्रिंटेड स्लिप,
कि वो एक प्रिंटेड स्लिप देख सकें 7 सेकेंड्स के लिए, जो कि सीरियल नंबर शो करेगी, नेम एंड सिंबल ऑफ चूजन कैंडिडेट शो करेगी। ओके, सो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं 5 नंबर में, जो भी 5th टॉपिक था पूरा इलेक्शंस का। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आइए बता देता हूँ आपको कौन से देखेंगे। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन या बिल आए थे, नारी शक्ति वंदन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा ये है। तो हम एक साथ कवर करेंगे पूरा का पूरा 6th लेक्चर में, जो कि इस सीरीज़ का होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ वॉच करो एंड शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो एंड मेरी भी रीच बढ़ती रहे और हम सब मिलके खूब काम करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।